हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडुटेरिया पर। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो ये हमारा चैप्टर है वो इतिहास के संबंध में कुछ समझ से आधारित चैप्टर है। कैसे हम लोग इतिहास को पढ़ें, कैसे उसको याद रखें, कैसे उसको आसानी से हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बना पाएँ। तो इसी संबंध में मैं थोड़ा इतिहास के संबंध में आप लोगों को जानकारी दूंगा। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आए कि हिस्ट्री पे वीडियो बनाइए सर, हिस्ट्री पे वीडियो बनाइए। मैं बिल्कुल दोस्तों आपसे जुड़ा हुआ हूँ और हर सब्जेक्ट पे मैं चाहता हूँ वीडियो बनाना। कुछ प्रॉब्लम है कि मैं नहीं बना पाता हूँ। फिलहाल मैं हिस्ट्री के संबंध में कुछ जानकारी दूंगा और इसमें जो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके वीडियो लगातार आते रहेंगे धीरे धीरे करके, और हर सब्जेक्ट के साथ इसको भी हम लोग हिस्ट्री को भी लेके चलेंगे। तो आज हम लोग स्पेशली समझेंगे कि इतिहास में हम लोगों को पढ़ना क्या है, पढ़ना कैसे है और कैसे पढ़ेंगे कि यह इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या बहुत सारे दोस्तों के साथ ये होती है कि वे इतिहास को थोड़ा बोरिंग मानते हैं और उन्हें लगता है कि इतिहास को याद रखना थोड़ा कठिन है। दोस्तों, ये कठिन शब्द आसान हो जाएगा जब इसे हम लोग थोड़ा आसान बना करके पढ़ेंगे। तो मेरा उद्देश्य यही होगा कि चीज़ों को आसान बनाना, ताकि आप आसानी से उसे याद रख सके, और याद रखेंगे तभी वह एग्जामिनेशन हॉल में आपके काम आ पाएगा। तो चलिए उसी को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इतिहास। तो इतिहास हम लोग जानते हैं कि बीती हुई घटनाओं के अध्ययन को हम लोग इतिहास कहते हैं। बस इसमें एक वर्ड आप हमेशा याद रखिएगा, बीती हुई घटनाओं का क्रमिक अध्ययन। कभी भी क्रम से अध्ययन करेंगे तो आप आसानी से इसे याद रख पाएंगे, आसानी से इसे एग्जामिनेशन हॉल तक ले जा पाएंगे और इसे यूज कर पाएंगे और आप सफलता ले पाएंगे। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जहां हिस्ट्री को प्रधानता दी जाती है। 8 सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा अगर ऑब्जेक्टिव्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा इतिहास से पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको लेकर के हम लोग समझते हैं भारतीय इतिहास के कुछ पार्ट्स को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत के इतिहास को 4 भागों में विभाजित करके पढ़ा जा सकता है। प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और स्वतंत्रता के उपरांत भारत का इतिहास। अब इन्हीं चारों का अध्ययन इतिहास के अंतर्गत करना है। और जैसा कि देखा गया है ऑब्जेक्टिव्स में कि सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद प्राचीन भारत से पूछे जाते हैं, उसके बाद मध्यकालीन से पूछे जाते हैं, और इस सेक्टर से ज़्यादातर पीसीएस या आईएएस लेवल पे क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही कम है कि ये रेलवे और अन्य लेवल पे आते हैं, लेकिन फिर भी इसका पढ़ना, इसका अध्ययन जरूरी है, क्योंकि ये आपको किसी अन्य विषय में सहयोग कर देते हैं। तो इसके दौरान हम लोगों को पढ़ना क्या होता है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर दोस्त आप लोग इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपको चैप्टर्स याद होने चाहिए कि किस चैप्टर के बाद कौन से चैप्टर को पढ़ना पड़ा, और ये क्रमिक अध्ययन रहेगा तो ये एग्जामिनेशन हॉल में आपके नॉलेज को बहुत बढ़ा देता है। अब जैसे देखिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि प्राचीन भारत के इतिहास के संबंध में आप शुरुआत करते हैं पाषाण काल से, कि कैसे स्टोन एज के दौरान अलग अलग स्टोन एज आए थे। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और नव पाषाण काल में आकर के मानव ने बस्ती बना करके जीवन शुरू किया, और वहाँ से एक व्यवस्थित इतिहास का अध्ययन हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। और फिर हम लोग शुरू करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता और विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। फिर इसके बाद आता है वैदिक काल, और वैदिक काल को हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं, ऋग वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल। फिर इस वैदिक काल के बाद एक काल आता है जिसको हम लोग महाजनपद काल के नाम से जानते हैं, और यह 6ठी शताब्दी BC
के समय का यह काल है और यहाँ से एक व्यवस्थित राजतंत्रात्मक व्यवस्था की शुरुआत होती है। मगध का उदय होता है, हर्यक वंश आते हैं, फिर आप पढ़ेंगे उसके बाद कि हर्यक के बाद शिशुनाग वंश आते हैं, नंद वंश आते हैं। तो ये यहीं से हम लोगों को पढ़ना है, महाजनपद काल से। इसके बाद एक धार्मिक आंदोलन का दौर आता है इसी समय, जहां हम लोगों को पढ़ना है स्पेशली बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इस चैप्टर से भी बड़ी संख्या में ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान है बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पढ़ लेना, समझ लेना, दोनों को कंपैरिजन करके समझ लेना, ताकि एग्ज़ाम में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। और उसको मैं इन चैप्टर्स को बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हिस्ट्री को याद रखा जाए। चलिए दोस्तों, पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ प्राचीन भारत में हम लोग धार्मिक आंदोलन को पढ़ते हैं, फिर आता है उसके बाद मौर्य काल। मौर्य काल में आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, अशोक का इतिहास पढ़ना है हमें। फिर इसके बाद के काल को हम लोग कहते हैं मौर्योत्तर काल, यानी मौर्य के बाद हम लोग स्पेशली कुषाण वगैरह के संबंध में जो पढ़ाई करते हैं वो मौर्योत्तर काल का हिस्सा रहता है। फिर एक इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है गुप्त काल, और इसके संबंध में तो आप लोगों ने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स देखे होंगे, समुद्रगुप्त के संबंध में, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और गुप्त के बाद जो काल आता है उसको हम लोग कहते हैं गुप्तोत्तर काल। इस गुप्तोत्तर काल में स्पेशली हर्षवर्धन, इसके संबंध में पढ़ना है। और लास्ट हम लोग यहाँ पढ़ते हैं एक पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल में हमें मिडाइवल हिस्ट्री आने से पहले की कुछ घटनाएं पढ़नी हैं। जैसे हम इसमें पढ़ सकते हैं राजपूतों का इतिहास, दक्षिण भारत का इतिहास। ये विशेष रूप से हम लोगों को पूर्व मध्य काल में पढ़ना है। तो ये एक क्रमिक अध्ययन अगर आप करते हैं, सिस्टमैटिक ढंग से इसको पढ़ते हैं, तो आसानी से आप इसको याद कर पाएंगे। दोस्तों, अगर किसी भी सब्जेक्ट में, स्पेशली हिस्ट्री में, अगर किसी के समझ को चेक करना है तो सबसे पहले उससे आप ये सीख लें कि उनको क्या क्रमिक रूप से अपने पाठ्यक्रम की जानकारी है कि नहीं। अगर उसकी जानकारी है तो इसका मतलब है कि उसकी बेसिक्स ठीक है, और जब तक बेसिक्स ठीक नहीं होंगे तब तक आप इसे रट नहीं सकते हैं। इतिहास रटने का विषय नहीं है, कुछ हद तक समझना है और कुछ पॉइंट्स को रटना है। पूरे के पूरे इतिहास को, इतने बड़े सिलेबस को, 8 सब्जेक्ट में सबसे बड़ा सिलेबस हिस्ट्री का है, इतने बड़े सिलेबस को रटा नहीं जा सकता है। इसको बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। तो क्या होता है, हम 50 to 70% चीज़ों को याद करने के बजाय समझ लेते हैं, और जो बच जाते हैं 30% उसको रटा जाता है, उसको याद रखा जाता है। और समझ के साथ साथ अगर आप रटे हुए चीज़ों को साथ में सम्मिलित कर लेते हैं तो वो लंबे समय तक आपके साथ टिकता है। अन्यथा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कहने के लिए कहते हैं कि मैंने दिन भर पढ़ाई की है, और दिन भर पढ़ाई के बाद आपका रिजल्ट क्या आता है, तो उन्होंने कहा कि हमने तो 20 पेज पढ़ा है लेकिन याद क्या है हमको पता नहीं है। तो वैसे पढ़ाई का कोई लाभ नहीं है दोस्तों। आप 2 पेज पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, खुश होकर के पढ़िए, इंजॉय करके पढ़िए, और ऐसा पढ़िए कि एग्जामिनेशन हॉल में आए तो 100% आप उसको बना के आइए। तो वो है पढ़ाई दोस्तों। चलिए, प्राचीन भारत में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। मैं इसको अभी थोड़ा देर में समझाऊंगा कि कैसे याद रखेंगे। आते हैं थोड़ा सा मिडाइवल को हम लोग देख लेते हैं कि मिडाइवल में क्या क्या पढ़ना है। मिडाइवल में हम लोग मुख्य रूप से राजपूतों के बाद का जो इतिहास शुरू होता है वहाँ से हम लोग अध्ययन शुरू कर सकते हैं। स्पेशली सल्तनत काल, इसके बाद मुगल काल। सल्तनत काल में आपको पता होगा कि इसके दौरान 5 वंश आए थे, किस तरह से दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो उन वंशों के बारे में पढ़ना है इसके दौरान। मुगल काल में विभिन्न राजा आए, कैसे बाबर द्वारा भारत पर मुगल साम्राज्य की स्थापना की जाती है और धीरे धीरे उसके वंशज इस मुगल वंश को आगे बढ़ाते हैं। तो इसका अध्ययन हम लोग मुगल वंश के अंतर्गत करते हैं। फिर मुगलों के समय ही दक्षिण भारत में एक साम्राज्य उभर करके आता है, विजयनगर। इससे भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, तो इसका अध्ययन भी जरूरी है। और विजयनगर के साथ ही एक था बहमनी। ये दोनों दक्षिण भारत के इस मिडाइवल टाइम में हमें पढ़ना है। इसके अलावा इस समय थोड़ा सा मराठा का इतिहास, थोड़ा सा धार्मिक आंदोलन जो इस दौर में हुआ था, जिसे हम लोग समाज सुधारी आंदोलन के रूप में भी जानते हैं, जिसमें कबीर, गुरु नानक, इन सब के संबंध में कुछ बेसिक्स जानकारी रखनी है।
और फाइनली हमें पढ़ना है मिडाइवल के टाइम के लास्ट में जा कर के कि इस दौरान जब ये मुग़ल वंश का पतन हो रहा था तो कैसे विदेशी आक्रमण होते हैं, विदेशी आगमन होते हैं और उनके आने के बाद आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होता है। तो ये कुछ बेसिक्स चैप्टर हैं जिन्हें हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास के दौरान पढ़ते हैं। अब आइए आधुनिक में आते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास को पढ़ने का बड़ा ही शानदार तरीका है। सबसे पहले विदेशियों का आगमन, ये जिस क्रम में विदेशी आए उनका आपको जानकारी होनी चाहिए कि विदेशी किस तरह से भारत में धीरे धीरे करके एक एक करके प्रवेश करते हैं और भारत में व्यापारिक उद्देश्यों से आते हैं, और जब यहाँ उनके स्वार्थ बढ़ते चले जाते हैं तो कैसे वो भारत पर अपना वास्तविक रूप दिखा करके राजनीतिक सत्ता हथियार लेते हैं और फिर शोषण का जो दौर है वो शुरू हो जाता है। उसके आने के बाद, अंग्रेजों के आने के बाद उनके आगमन और साम्राज्य स्थापना, यानी कैसे उसने धीरे धीरे करके प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, मैसूर की लड़ाई, इन सब लड़ाइयों के माध्यम से भारत पर अपने नियंत्रण को मजबूत बनाते हैं, उसका अध्ययन करना इसमें ज़रूरी है। तो ये 2 चैप्टर शुरू के बेसिक्स आपको आधुनिक भारत से परिचय कराएंगे कि कैसे हम लोगों के साथ ये विदेशियों ने आकर के धीरे धीरे करके यहाँ आक्रमण करके धीरे धीरे करके यहाँ पे साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया, और विशेष रूप से ब्रिटेन का अध्ययन इसके दौरान हम लोगों को करना है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, बहुत आसान हो जाता है। अंग्रेज आकर के शासन स्थापित कर देते हैं, भारतीयों के विरुद्ध उनका एक ही सिद्धांत था, शोषण शोषण शोषण। अब इसी शोषण को हम लोगों को पढ़ना है, आर्थिक शोषण का इतिहास पढ़ना है, और इस आर्थिक शोषण के इतिहास में विशेष रूप से उनकी भूमि संबंधी व्यवस्था क्या थी, उनके व्यापार संबंधी जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, वो यहाँ पर फैक्ट्री वगैरह के संबंध में, उद्योग के संदर्भ में कैसी विशेषता लेकर के आए थे, तो उनका अध्ययन आर्थिक शोषण के अंतर्गत करना है। इसके अलावा इस समय उन्होंने कुछ सामाजिक बदलाव किए और हमारे कुछ भारतीयों ने भी सामाजिक धार्मिक आंदोलन चलाया, इसको भी हम लोगों को पढ़ना है। सामाजिक धार्मिक आंदोलन में राजा राम मोहन राय से आप शुरू करेंगे, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, इनके संबंध में अध्ययन आपका इस चैप्टर के दौरान करना है, जो कि बहुत ही आसान है। फिर 1857 की क्रांति, ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत, जिसका अध्ययन भी बहुत ज़रूरी है। अब इन सभी अध्ययनों के बाद हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश सत्ता के दौरान जब भारत पर अंग्रेजों ने एक विशेष नियंत्रण स्थापित किया तो भारतीयों ने उसका विरोध प्रकट करना शुरू किया। सबसे पहला विरोध 1857 की क्रांति में ही दिखाई देता है। बाद में चल करके धीरे धीरे अलग अलग रूप में ये विद्रोह उभर करके आते हैं। कभी ये किसान आंदोलन के रूप में उभर करके आते हैं 1860 से, जब नील विद्रोह से शुरू होता है। फिर हम और भी पढ़ते चलेंगे कि तिनकठिया प्रणाली में चंपारण सत्याग्रह होते हैं। फिर अलग अलग किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाता है। केवल किसानों द्वारा ही नहीं, जनजातियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाता है। और जनजातियों के संबंध में आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा ऑब्जेक्टिव्स के रूप में, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, हो विद्रोह, ये सब जो विद्रोह होते तो जनजातियों के विद्रोह, किसानों के विद्रोह, ये पढ़ने हम लोगों को है। तो यहाँ पर आप एक सीधा सा एक चैप्टर है स्वतंत्रता संघर्ष, यानी स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष हुआ उसका अध्ययन हम लोग इसके अंतर्गत करेंगे। और इस संघर्ष में आप बांट करके पढ़ सकते हैं, किसानों के लिए अलग, जनजातियों का संघर्ष जो हुआ उसको अलग, गांधी जी द्वारा जो संघर्ष चलाए गए उसको अलग पढ़ेंगे। जैसे आप गांधी जी के विभिन्न संघर्षों को जानते होंगे, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, तो वहाँ से बड़ी संख्या में क्वेश्चन आते हैं। तो ये स्वतंत्रता संघर्ष किस प्रकार से भारतीयों ने अंग्रेजों को भगाने का प्रयत्न किया, इस पूरे संघर्ष को अलग अलग टॉपिक बना करके 5-6 टॉपिक बना करके आप पढ़ सकते हैं। और आधुनिक भारत में सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी पॉइंट से पूछे जाते हैं। इसके अलावा लास्ट आप पॉइंट में पढ़ सकते हैं ब्रिटिश काल में कि इस दौरान जो गवर्नर जनरल रहे
पहले गवर्नर कहे जाते थे, फिर गवर्नर जनरल कहे जाने लगे, फिर गवर्नर जनरल से वायसराय कहे जाने लगे। तो इस क्रम में जो गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय, ये जो भारत में क्रमिक रूप से आए और उन्होंने अपने अपने ढंग से कार्य किए, वो क्या कार्य करके गए, उनका अध्ययन आपको यहाँ करना होता है। बहुत सारे एग्जाम में इससे भी ऑब्जेक्टिव उठा लिए जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक क्रमिक रूप में अगर आप पढ़ेंगे तो आधुनिक भारत के समझ में आपके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बन जाएंगे और फिर आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो पाएंगे। आते हैं स्वतंत्रता के उपरांत। आइए दोस्तों, स्वतंत्रता के उपरांत क्या हुआ? भारत में राजनीतिक अस्थिरता बनी प्रारंभिक दौर में, क्योंकि भारत से अलग होकर के पाकिस्तान देश का निर्माण किया गया। देश के समक्ष एक सबसे बड़ी चुनौती थी कि इस नव उदित राष्ट्र भारत को कैसे एक मजबूत राष्ट्र के रूप में परिणत किया जाए। इतनी जनसंख्या, लगभग 37 करोड़ जनसंख्या थी हमारे पास, और संसाधन नाम मात्र के थे, क्योंकि सारे संसाधन तो अंग्रेज ले जा करके अपने यहाँ रख चुके थे। तो उन कम संसाधनों को, सीमित संसाधनों को उपयोग में ला करके भारत की पृष्ठभूमि को मजबूत बनाने का जो इतिहास है, उसी को हम लोग पढ़ते हैं स्वतंत्रता के उपरांत इतिहास। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे योजना आयोग का गठन किया जाता है 1950 में, और फिर भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत की स्थिति को मजबूत बनाने का प्रयास किया जाता है। फिर वैश्विक स्तर पर छिड़ा था एक माहौल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जिसे हम लोग शीत युद्ध के रूप में जानते हैं, कोल्ड वार। उस कोल्ड वार के दौर में भारत ने नाम अर्थात गुट निरपेक्ष राष्ट्र का जो आंदोलन चलाया था, भारत के नेतृत्व में जो ये आंदोलन चला था, इससे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि कैसे जवाहरलाल नेहरू ने इसके प्रगति को लेकर के प्रयास किए थे। तो ये 2-3 चैप्टर आपको स्पेशली स्वतंत्रता के उपरांत वाले पढ़ने हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं नई आर्थिक नीति, अर्थात जब भारत की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत बुरी हो जाती है तो 1991 में नई आर्थिक नीति लाई जाती है और भारत को एक नए प्रकार के आर्थिक परिवेश में बदला जाता है। इसे आप इकोनॉमिक्स के दौरान भी पढ़ सकते हैं, और अगर पढ़ना चाहें तो यहाँ भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि कोई भी टॉपिक सब्जेक्ट में बंधा हुआ नहीं है। जब आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो ये नहीं पूछा जाता है किस सब्जेक्ट के दौरान आपने पढ़ा था, आपको बस वो बनाना रहता है। तो वो कब बना पाते हैं? जब आप को रिलेट करके पढ़ते हैं। तो मैंने आपको ढेर सारे टॉपिक्स बताए। इन टॉपिक्स में से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं बारी बारी से उनके वीडियोस बनाते रहूँगा ताकि आप लोगों को कुछ समझ हो सके। मैंने ये वीडियो स्पेशली इसलिए बनाया है कि मैं जितना पढ़ा पाऊँगा 100% पढ़ाऊँगा। आप भी मेहनत करें और कैसे पढ़ना है उसको सीख लें, ताकि आप अपने से भी इम्प्रूवमेंट ला सकें, हम भी आपको इम्प्रूव कर सकें और एक दिन एडुटेरिया का नाम रोशन हम सब मिल करके कर सकें। चलिए दोस्तों, ये तो मैंने चैप्टर्स बताए। अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लें, और फिर मैं इसको बताता हूँ कि कैसे हम लोग इससे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव्स को याद रखेंगे उसके संबंध में। बहुत सारे दोस्तों के ये कंप्लेन आते रहे हैं कि मुझे याद नहीं होता, और ख़ास करके हिस्ट्री के संबंध में तो बहुत ज़्यादा कंप्लेन है, क्योंकि इसके संबंध में लोगों के मन में एक धारणा बसी हुई है कि यह कहानी है और कहानी याद नहीं होता, इसमें सिर्फ फैक्ट है, हमें याद नहीं होता। चलिए दोस्तों, देखते हैं उसको कैसे याद करेंगे। इतिहास में सबसे पहले जब भी पढ़ाई करें तो 2-3 चीज़ों का ध्यान दें। इसमें सबसे पहले आप मैप को प्राथमिकता दें ताकि आपको याद रह सके। दूसरा, चार्ट यानी एक टेबल फॉर्म में किसी भी क्वेश्चन को जो नहीं याद हो रहे हैं उनको बनाने का प्रयास करें। तीसरा, आप चार्ट, मैप और चार्ट के साथ साथ बहुत सारे बच्चों के ये कंप्लेन रहे हैं हमेशा से कि दोस्तों के कि ईस्वी सन हमें याद नहीं होते हैं, तो उसको कैसे याद रखेंगे, और घटनाएं कि किस बात, कौन सी घटनाएं हुई, ये किस काल में था, ये कहाँ से था, तो इन सब को याद कैसे करेंगे उसको थोड़ा सा हम लोग इस वीडियो के दौरान समझेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं मैप।
देखिए दोस्तों, अब जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं मैप में सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम लोगों ने पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कि यह त्रिभुजाकार रूप में फैले थे। इसके जो लोग थे वो स्पेशली भारत के उत्तर पश्चिम भाग में रहते थे। देखिए कैसे याद करते हैं हम लोग। यहाँ पे इसका सबसे पश्चिमी सिरा था, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इसका सबसे उत्तरी, यहाँ पे महाराष्ट्र के दाइमाबाद में सबसे दक्षिणी, और यहाँ यूपी में आलमगीरपुर में इसकी पूर्वी स्थल थी। ये हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र। इसी को त्रिभुजाकार रूप में दर्शाया गया है। यह लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत था और यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। फिर काल पढ़ेंगे कि कब से कब तक था। अब इसी में याद करने के लिए देखिए दोस्तों, आसानी से याद कर सकते हैं। ये दक्षिणी स्थल था दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में था, आलमगीरपुर जो यूपी में था। अब ये याद रटने की ज़रूरत नहीं है। मांदा जम्मू कश्मीर में था, सुत्का गेडोर ये बलूचिस्तान में था। तो ये हो गए इसकी चौहद्दी, चारों साइड के बाउंड्री लाइंस। ठीक है, तो इन सब को अगर मैप से आप समझ के याद करते हैं तो आप आसानी से इसको याद कर पाएंगे। चलिए, ये हमने बताया मैप से। किसी जो भी चैप्टर आपको थोड़ा कठिन लग रहा है तो थोड़ा सा मैप पे उसको अध्ययन करें, आपको बहुत समझ में आएगा और बहुत ज़्यादा याद रहेगा। अब आते हैं हम लोग आगे कि चार्ट का मदद कहाँ लेंगे। जब भी कुछ फॉर्म होंगे जो क्रम में लिखे हो, जैसे आप एक नॉर्मल आप लोग पढ़ते होंगे महाजनपद काल, आप लोग पढ़े होंगे कि 16 महाजनपद थे अंगुत्तर निकाय के अनुसार। तो इन महाजनपदों को याद करने के लिए ऑलवेज एक चार्ट का सहारा लें। चार्ट बनाएं और उसे खंड में बांटें। इस खंड में जो भी महाजनपद है उनके नाम, एक खंड में उसकी राजधानी के नाम, और अगले खंड में उसकी विशेषता कि आखिर इससे पूछा क्या जाता है। तो आप जैसे अगर इन्हें भी बांटना चाहें तो आराम से महाजनपद को ले सकते हैं कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र के महाजनपद जो कि भारत से बाहर थे तो 2 ही थे, गांधार और कंबोज। तो इस वाले को 2 इसमें फिट कर दें। बिहार क्षेत्र से तो बिहार क्षेत्र से 3 थे, अंग, वज्जी और मगध, आसानी से फिट कर दें। मध्य प्रदेश क्षेत्र से तो 1 ही था, अवंती। तो इस तरह से करके हम इसे चार्ट वाइज सजाएंगे, उसकी राजधानी को सजाएंगे और एक एक बॉक्स को एक बार में याद करेंगे। और आसानी से आपको लगभग 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे का समय ज़रूर लगेगा दोस्तों, लेकिन यकीन मानिए एग्जामिनेशन हॉल में यही काम आएगा। आपने घंटे भर में कितना पढ़ा इससे कोई लेना देना नहीं है, बस यही लेना देना रहता है कि एग्जामिनेशन हॉल में आप कितना याद रखते हैं, कितना आपके उपयोग में आता है, वही आपके रिजल्ट को दर्शाता है। तो थोड़ा पढ़े, मज़े लेकर पढ़े, थोड़ा समझ के पढ़े, थोड़ा सा उसमें कलाकारी करें, अपनी सोच को निकालें और याद करें। चलिए दोस्तों, आते हैं ईसवी सन की ओर कि ईसवी सन को कैसे याद करें। इसके संबंध में बहुत सारे कंप्लेन आते हैं कि मुझे नहीं याद रहता कि ये कब हुआ, वो कब हुआ, वो कब हुआ। अब इसको कैसे करते हैं। जब प्रारंभ में आप पढ़ाई करेंगे तो कम से कम आपको 10-20 और ईसवी सन जरूर याद हो जाएंगे, जो हल्के रहेंगे कि हाँ गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC 563 BC में, उनकी मृत्यु हो जाती है 483 BC। अब ये जो कुछ बेसिक्स आपके याद होते जा रहे हैं यही हेल्प करते हैं। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मान के चलते हैं हम लोग आधुनिक भारत के संबंध में आपको समझाते हैं। अब असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 तक था, ये आपको बेसिक्स हैं, ये तो 100% आपको याद रखने होंगे। अब क्या होगा, अगर आपको कोई घटना याद नहीं हो रही है तो आपको वो याद करना है कि ये कब हुई थी। तो अगर आपको ये नहीं याद हो रहा है कि रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, तो आप ये याद कर सकते हैं कि असहयोग के शुरू होने से 1 साल पहले असहयोग आना था। यानी एक को दूसरे से जोड़ना, इसको कहते हैं हम लोग चेन मेमोरी। इसका यूज करेंगे, एक को दूसरे से जोड़ेंगे, उससे क्या होगा, ये भी याद हो जाएगा और ये भी दोबारा रिकॉल हो जाएगा। और इस तरह से करके हम दोनों को याद रख पाएंगे।
तो बहुत ही आसान तरीका है इस तरह से करके ईस्वी सन को याद करना। कभी भी एक बार बैठ करके आप 500 ईस्वी को नहीं याद कर सकते हैं। आप क्या करें, अभी 10 याद है, ये बढ़ के 15 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे और एक दिन यकीन मानिए वो 500 भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे मैं पढ़ करके रातों रात 500 याद कर लूँ, तो यकीन मानिए बैठ करके रट्टा तो मार लेंगे, कल होकर के आप खुद कंफ्यूज रहेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म पहले हुआ था कि महावीर का जन्म पहले हुआ था। तो ऐसे कंडीशन के लिए आप समझ के पढ़िए। शुरू में 10 याद हो रहा है, उसी में खुश रहेंगे। नकारात्मक फीलिंग को नहीं आने दीजिए, कभी भी पॉजिटिव माइंडसेट पढ़ाई कीजिए। अर्थात हमने आज 10 सीखे, उसी पे गर्व महसूस करेंगे कि हमने आज 10 सीखे हैं, कल 15 कर देंगे इसे। लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, आज 10 सीखते हैं, उस बात का खुशी उनको नहीं रहता है, वो 10 नहीं सीख पाए इस बात का गम सताता है और वैसे स्टूडेंट पिछड़ते चले जाते हैं। दोस्त, पिछड़ना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। पॉजिटिव माइंडसेट, ज़बरदस्त पढ़ाई, दूसरों को तोड़ देंगे ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल एकदम खुश रहें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ें, ज़रूर सफलता मिलेगी। चलिए, तो हम लोगों ने देखा कि कैसे इतिहास को पढ़ेंगे, याद रखने के लिए हम लोगों ने कुछ बेसिक ट्रिक्स देखे कि कैसे इसको याद रखेंगे। और मैं जब चैप्टर्स पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि मैं इस चैप्टर को कैसे याद रखेंगे, इस चैप्टर को कैसे समझेंगे। ये हम लोग चैप्टर्स के दौरान हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज जो मैंने हिस्ट्री के संबंध में कुछ बेसिक चीज़ें बताई वो आपको अच्छी लगी होंगी और आगे हम लोग हिस्ट्री के जो वीडियोज़ लेके आएंगे तो उसे पसंद करें, प्यार करें और एडुटेरिया को सपोर्ट करें, सब्सक्राइबर को बढ़ाएं ताकि एडुटेरिया आप लोगों के साथ और ज़्यादा समय बिता पाए। चलिए, धन्यवाद दोस्तों एडुटेरिया से जुड़े रहने के लिए।